हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा और राव जोधा के बारे में। तो इनको पढ़ने से पहले मैं आपको जो ब्लैंक स्लाइड है उसके माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस किस तरीके से घटना जो चक्र है वो चल रहा था। तो हमने देखा कि रणमल थे जो कि कहाँ के थे, ये मारवाड़ के थे। और इस तरफ मेवाड़ में कौन था, मेवाड़ में थे रावचुंडा। और अभी कौन है, शासक कुंभा आ जाते हैं। कौन आते हैं, कुंभा। तो इन दोनों ने भारमली की सहायता से, किसकी सहायता से, भारमली की सहायता से रणमल के क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। तो उस समय इनका एक पुत्र आता है राव जोधा करके। क्या आता है, राव जोधा करके। इनके एक जो पुत्र आते हैं वो चित्तौड़ से भागकर कहाँ चले जाते हैं, ये चित्तौड़ से भागकर मारवाड़ चले गए। कहाँ चले गए, मारवाड़ चले गए। मारवाड़ में बीकानेर में एक जगह पड़ती है। मारवाड़ में कहाँ कहाँ ये चले गए, बीकानेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है काहोनी गांव। क्या नाम है, काहोनी गांव, बीकानेर। ये भाग जाते हैं, लेकिन इनका जो पीछा है, अब इनको पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो ये जो चुंडा सिसोदिया है उन्होंने राव जोधा का पीछा किया। और लेकिन ये तो आगे भाग गए थे। तो चुंडा सिसोदिया ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, या फिर जो मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। किसके ऊपर, मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कौन से दुर्ग पर अधिकार किया, इनके द्वारा मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। और अधिकार ही नहीं किया, बल्कि मंडोर दुर्ग पर अपना एक प्रशासक है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है। प्रशासक कौन आते हैं, प्रशासक आते हैं अहाड़ा इंगोला करके। उनकी नियुक्ति भी यहाँ पर की जाती है। किसकी नियुक्ति की गई, अहाड़ा जो हिंगोला है उनकी नियुक्ति मंडोर दुर्ग के प्रशासक के रूप में चुंडा सिसोदिया के द्वारा की गई। अब हम इनका रणमल रणमल और जो कुंभा है, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। कौन सी संधि, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि है, आवल बावल की संधि। नहीं, आवल का अर्थ होता है आंकड़े और बावल का अर्थ होता है बबुल। मतलब एक तरीके से ये संधि होगी कि जहां तक जो आंकड़े है, मतलब आंकड़ा यानी जो व्हाइट कलर का जो दूध निकलता है, समझते हो ना आप, आंकड़ा आंकड़ा, वो वाला पार्ट तो किसको दिया गया, रणमल को दिया गया। और जो बावल वाला यानी जो बबुल है, वो वाला जो भाग है वो कुंभा के अधीन रहेगा या मेवाड़ के अधीन रहेगा। ये संधि किस किन के बीच हुई थी, तो रणमल और कुंभा, कुंभा जो है महाराणा कुंभा के बीच हुई थी। अगर हम डेट की बात करें तो डेट हमें देखने को मिलती है, डेट क्या मिलती है, 1453 में ये संधि हुई थी। कब हुई थी, 1453 में। और इस संधि के तहत कुंभा का क्या फायदा होगा, तो कुंभा का फायदा ये होगा कि इनका एक पुत्र आता है जिसका नाम है रायमल। क्या है, रणमल नहीं है, रायमल करके पुत्र है। और रणमल का पुत्र कौन है, जोधा। और जोधा के साथ ये संधि हो रही है। और जोधा का जो एक पुत्री आती है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी करके। क्या है, श्रृंगार देवी। तो चलिए दुश्मनी को समाप्त करते हैं और इन दोनों का क्या करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं। तो रायमल का विवाह श्रृंगार देवी के साथ होता है आवल बावल संधि के तहत। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये संधि किसकी मध्यस्थता से हुई, यानी इन दोनों के बीच जोधा और जो कुंभा है, इनके बीच ये संधि करवाने का कार्य कौन कर रहा है, तो ये जो संधि करवाने का कार्य कर रही है हंसाबाई। कौन है, हंसाबाई, जो कि उस समय मोकल की क्या हुआ करती की थी, ये मोकल की एक तरीके से दादी है, क्योंकि इनका मोकल, ये कुंभा के जो पिताजी कौन है, मोकल। और मोकल की मम्मी कौन है, मोकल की मम्मी आती है ये हंसाबाई। तो ये एक तरीके से इनकी क्या हो गई, ये इनकी एक तरीके से दादी आप मान सकते हो। वहीं अगर हम रणमल की साइड में देखें, तो जोधा की साइड में देखें, तो ये जोधा का क्या है, पुत्र है। और वहीं अगर हम रणमल की, ये बहन आती है हंसाबाई, तो ये एक तरीके से इसकी क्या लगती है,
जोधा की तो एक तरीके से आप समझ सकते हो मासी लगती है, तो ये इन दोनों के बीच एक तरीके से समझौता करवाती है। तो चलिए अब हम लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे और क्लासेस का मजा ले रहे होंगे। तो चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर। तो अब हम देखते हैं महाराणा कुंभा और राव जोधा के संबंध किस प्रकार से थे। तो सबसे पहले अगर मैं जोधा की बात करूं, तो राव जोधा है, तो ये इनके पिता का क्या नाम आता है? अगर हम इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम आता है रणमल करके। क्या नाम है? रणमल। और इस रणमल की जो हत्या है वो करवा दी थी टुंडा सिसोदिया। टुंडा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो महाराणा कुंभा और बारमली ने मिलकर रणमल की हत्या कहाँ की है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पर की है? इनकी हत्या चित्तौड़ दुर्ग में की है। वहीं अगर हम जोधा की बात करें, तो ये स्वयं जो जोधा है वो भी हत्या के समय कहाँ थे? चित्तौड़ दुर्ग में थे। कहाँ थे? चित्तौड़ दुर्ग में थे। जब इनको हत्या का जो समाचार है वो मिला, तो इनके द्वारा क्या रिएक्ट किया गया? तो हत्या का समाचार मिलने पर मेवाड़ से भागकर कहाँ आ गए? भागकर, सॉरी चित्तौड़ नहीं बोलेंगे, मारवाड़ आ गए। कहाँ आ गए? मारवाड़ आ गए। और मारवाड़ में भी कहाँ पर? मारवाड़ में बीकानेर के काहुनी गांव आ गए। कहाँ आ गए? बीकानेर के जो काहुनी गांव पड़ता है वहां ये आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या हुआ, इसके बाद की जो घटनाएं आती है वो आती है, इनका जो पीछा है वो किया जाता है चुंडा के द्वारा, या चुंडा सिसोदिया के द्वारा इनका पीछा किया जाता है। तो लिख सकते हैं कि राव जोधा का पीछा चुंडा सिसोदिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राव जोधा का पीछा चुंडा सिसोदिया के द्वारा किया गया। और राव जोधा से राव जोधा से मंडोर दुर्ग छीन लिया। कौन सा दुर्ग छीना है? मंडोर दुर्ग छीनकर इसका प्रशासक इसका प्रशासक जो आहाड़ा हिंगोला है, आहाड़ा हिंगोला को नियुक्त किया। क्या किया है? आड़ा हिंगोला को नियुक्त किया। ये लाइन तो इतनी बड़ी है, लेकिन इसमें खाली 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं कि राव जोधा का पीछा किसके द्वारा किया गया? तो चुंडा सिसोदिया के द्वारा। राव जोधा से कौन सा दुर्ग छीना? तो मंडोर दुर्ग। और मंडोर दुर्ग का प्रशासक किसे बनाया गया? तो आहाड़ा हिंगोला को बनाया गया। अब हम बात करते हैं आवल बावल की संधि। किसकी चर्चा करते हैं? आवल बावल की संधि। तो आवल बावल की संधि है वो किन किन के बीच हुई है? तो किसके मध्य ये संधि हो रही है? इसके मध्य की अगर हम बात करें, तो ये संधि होती है राव जोधा व महाराणा कुंभा के मध्य। किसके मध्य? महाराणा कुंभा के मध्य ये संधि हो रही है। वहीं अगर हम देखें, तो इस ये संधि करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो अगर हम महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें,
तो ये संधि करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे वो थे हंसाबाई। कौन थे? हंसाबाई के द्वारा यह इस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इस संधि में क्या निर्णय लिया गया? इस संधि में यह निर्णय लिया गया कि राव जोधा की एक पुत्री आती है जिसका नाम आता है श्रृंगार देवी। क्या नाम देखने को मिलता है? श्रृंगार देवी। और वहीं अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है महाराणा कुंभा। और कुंभा का जो पुत्र आता है वो आता है रायमल। कौन आता है? महाराणा कुंभा का जो पुत्र आता है वो आता है रायमल। इन दोनों का क्या करवा दिया? इन दोनों का विवाह करवा दिया गया। कौन से संधि के तहत विवाह किया? ये सब किस संधि के तहत हो रहा है? आवल बावल की संधि, जो कि 1453 में हुई थी। इस ये संधि किन किन के बीच हुई थी? तो राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में हुई थी। और महत्वपूर्ण भूमिका या मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा हंसाबाई। राव जोधा की एक पुत्री आती है श्रृंगार देवी और महाराणा कुंभा के जो पुत्र आते हैं वो आते हैं रायमल। इन दोनों का जो विवाह है वो आवल बावल की संधि की जो शर्तें हैं उन्हीं के तहत हुआ था। और इससे राव जोधा को क्या प्रॉफिट हुआ? तो राव जोधा को जो आवल के तहत यानी आंकड़े, कहाँ तक आंकड़े आते हैं वो वहां तक सीमा है जो मारवाड़ की रहेगी। और बावल का अर्थ होता है बबुल, बबुल तक सीमा जो है वो रहेगी मेवाड़ की। इस तरीके से ये जो संधि है वो संपन्न होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम महाराणा के जो विजय अभियान है उनकी चर्चा करें तो इनके विजय अभियान मुख्य रूप से अगर हम डिवाइडेशन कर दें तो और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगे। इनकी एक विजय आती है आबू विजय। क्या आती है? इनके द्वारा आबू के ऊपर विजय प्राप्त की गई। इनके ऊपर नागौर में जो विजय है, नागौर में इनके द्वारा विजय की गई। वहीं अगर हम देखें इनकी एक विजय आती है गुजरात विजय आती है और एक आती है मालवा विजय, जो कि राणा खेता के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी वो अभी तक यहाँ पर चल रही थी। वहीं अगर हम यहाँ के जो शासक की बात करें तो आबू के जो शासक होते हैं वो आते हैं सैसमल। क्या आते हैं? सैसमल। मुख्य बात अगर हम देखें महाराणा कुंभा की ये प्रथम सैनिक विजय थी। आबू का शासक की अगर हम बात करें तो सैसमल था। और इनके जो अगर हम देखें आबू पर आक्रमण के कारण क्या क्या थे तो कारण आते हैं सैसमल ने मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया था और आबू एक तरीके से मेवाड़ के लिए एक कमजोर दीवार का कार्य कर रही थी। तो यहाँ पर जो है आबू में महाराणा कुंभा ने एक नाहर सिंह डोडिया करके आते हैं। इनके सेनापति है नाहर सिंह डोडिया। ये किसके सेनापति है? ये सेनापति है महाराणा कुंभा के। तो जो नाहर सिंह डोडिया को के नेतृत्व में आबू में सेना भेजी और आबू पर एक तरीके से अधिकार कर लिया। और आबू की दीवार कमजोर मान रहे थे तो सीधी सी बात है वहां पर कुछ दुर्गों का निर्माण भी करेंगे कुंभा। तो वहां पर जो है अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में और बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में इनका जो है निर्माण किया गया। वहीं अगर हम देखिए कि नागौर के ऊपर क्या क्या कारण थे तो नागौर के एक शासक आते हैं शमस खां करके। जो शमस खां है ये एक तरीके से कुंभा के द्वारा ही इनको जो शासक है वो बनाया जाता है, लेकिन ये अपने एक तरीके से स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाते हैं जिसके कारण से इनके ऊपर एक तरीके से आक्रमण किया जाता है। तो फिर ये जो शम्स का है ये भागकर कहाँ चले गए? ये भागकर गुजरात चले गए। और उस समय गुजरात के जो शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन। कौन थे? यहाँ का शासक आता है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ने कहा कि ये तो शरण में आया हुआ है तो इनको मैं वापस नहीं लौटा सकता। तो इस तरीके से महाराणा कुंभा और कुतुबुद्दीन जो कि गुजरात के शासक है इन दोनों के बीच में भी युद्ध होता है और लास्ट में ये जो कुंभा है वो जीत जाते हैं। फिर ये जो कुतुबुद्दीन है ये चले जाते हैं मालवा। कहाँ चले जाते हैं? मालवा। जहाँ पर शासक आते हैं महमूद खिलजी। कौन शासक है? महमूद खिलजी है वो यहाँ के शासक है, महमूद खिलजी फर्स्ट करके। तो ये जो महमूद खिलजी है ये इनके ऊपर आक्रमण करते हैं
और फिर भी हार जाते हैं। देखो भाई, हारना तो है ही है। फिर मालवा का एक युद्ध आता है जिसे कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? सारंगपुर जो युद्ध आता है, ये युद्ध 1437 में लड़ा गया था। और इसमें महमूद खिलजी जो है फर्स्ट वो हार जाते हैं। और इसी युद्ध की खुशी में महाराणा कुंभा के द्वारा जो चित्तौड़ में है वो कीर्ति स्तंभ या फिर जो विजय स्तंभ है उसका जो है निर्माण करवाया गया था। तो चलिए अब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं कुंभा की आबू विजय के ऊपर। तो चलिए, अगर हम देखें आबू विजय, महाराणा कुंभा के आबू विजय की बात करें तो ये कुंभा की प्रथम सैनिक विजय है। क्या है? महाराणा कुंभा की महाराणा कुंभा की प्रथम सैनिक विजय है। वैसे सैनिक विजय है महाराणा कुंभा की प्रथम सैनिक विजय अगर कोई थी तो वो कौन सी थी? आबू विजय थी। यहाँ के अगर हम शासक की बात करें तो यहाँ के शासक आते हैं तैसमल। क्या नाम है? तैसमल, जो कि आबू के शासक। महाराणा कुंभा के द्वारा आबू के ऊपर आक्रमण के अगर कोई हम कारणों की चर्चा करें, आक्रमण के क्या क्या कारण थे, तो उन कारणों में एक कारण आता है कि जो सैसमल ने मेवाड़ के कुछ गांवों के ऊपर एक तरीके से अधिकार कर लिया था। ये तो आप मान सकते हो कि सीमा पास पास रहेगी तो वो होना ही है। तो सैसमल ने मेवाड़ी गांवों पर अधिकार मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया था। और वहीं अगर हम एक और कारण की बात करें तो आबू मेवाड़ राज्य के लिए एक कमजोर दीवार थी। क्या थी? जो आबू है, आबू मेवाड़ राज्य के लिए एक कमजोर दीवार थी। यहाँ से जो आक्रमण होने की जो संभावना है वो ज्यादा हुआ करती थी कि मेवाड़ में यहाँ से अगर कोई आक्रमण होता है तो निसंदेह रूप से वो आक्रमण करने वाला मेवाड़ को विजय कर लेता। तो यहाँ पर महाराणा कुंभा ने महाराणा कुंभा ने नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी। नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी और आबू पर विजय प्राप्त की। क्या की? आबू पर विजय प्राप्त की। आबू पर विजय प्राप्त की। आबू पर विजय प्राप्त हो रही है तो सीधी सी बात है वहां पर कुछ न कुछ कार्य है जो करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो कमजोर दीवार है। तो वहां पर अब मजबूत करने के लिए वहां पर कुछ दुर्गों का निर्माण किया जाएगा। तो कौन से दुर्ग आते हैं तो उनकी अगर तो लिख लेते हैं कि महाराणा कुंभा ने, एक मिनट में पहले ये जो नीचे लाइन चल रही है इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो महाराणा कुंभा क्या कर रहे हैं? महाराणा कुंभा ने सिरोही, यानी जो कि आबू क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था, सिरोही में दो दुर्गों का निर्माण करवा रहे हैं। एक दुर्ग आता है अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, व एक दुर्ग का नाम आता है बसंतगढ़। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। कौन कौन से दुर्गों का निर्माण किया गया है? अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्गों का निर्माण किया किसने किया है? महाराणा कुंभा ने करवाया गया है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। और टाइम टू टाइम आप रिपीट करते रहिए। चलिए।